किसने चलाया, क्या डिसीजंस थे, वो सारी बातें हम यहाँ करेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात, इस प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? बच्चों ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1990 में, 1990 में, और मैं आपको बता दूं ये 2003 तक चला। सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यही बनता है, जो मैं भी पूछ सकती हूँ या बोर्ड में भी आ सकता है, ये प्रोजेक्ट कितना टाइम चला या कब फिनिश हुआ? तो हम कहेंगे 1990 में शुरू होके 2003 तक चला, यानी इट इज अ 13 इयर्स प्रोजेक्ट। 13 साल लगे इस प्रोजेक्ट को। किसने चलाया? मेन कौन था इसके पीछे? इसके पीछे मेन थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने चलाया। बच्चों यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये तो था, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे जापान, जैसे चाइना, ठीक है? इस तरीके से ऑफ कोर्स अमेरिका, इस तरीके की कंट्रीज जो है इन्होंने काफी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया। प्रोजेक्ट क्या है, मतलब इसका एम क्या है? एम तो चलो हम आगे पढ़ेंगे, बट एक बेसिक बात आपको जरूर बता देती हूँ। आप सबने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आप सबको पता है दैट डीएनए कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे टी, सी, सी, जी, ए, जी, सी, कुछ भी हो सकता है। सो दिस प्रोजेक्ट मेनली wants to know the sequence. You all know that our DNA consists of 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पेयर, एंड हमें इसकी सीक्वेंस चाहिए पूरे उतने सारे 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, इतनी ज्यादा जो सीक्वेंस है हमें वो चाहिए। वो क्या है? वी वांट्स टू नो। व्हाई वी वांट्स टू नो? हमें पता है डीएनए ही तो सब कुछ है, डीएनए पे ही जीन है और जीन ही है जो हमारे के सारे फीचर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन तो मैंने कहा यही आ सकते हैं आपसे। सेकंड चीज जो पूछी जाती है, ये ना एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट था, बड़े लंबे टाइम से इसको प्लान किया जा रहा था, बट इसको एग्जीक्यूट काफी लेट किया गया। आपको 1990 से 2003, है ना? तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं ये, नई ही बात है, बहुत पुरानी थोड़ी है ये बात। तो इसको एक मेगा प्रोजेक्ट माना गया। तो क्वेश्चन है कि इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों माना गया? ऐसी क्या बड़ी बात थी? देखो बच्चों, हम कह रहे थे कि ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट में ही कितने बेस पेयर है? 3 कैलो इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, है ना? इतना तो हैप्लॉइड में है। चलो डिप्लॉइड हो जाता है तो सेम ही सीक्वेंस होती है, पर करीब इतनी सीक्वेंस तो है ही है जिसका पता लगाना है। तो ये सीक्वेंस कोई छोटी बात थोड़ी, बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, एक क्या है उसका पता लगाने में 3 यूएस डॉलर लग रहे हैं। एक सीक्वेंस का, एक बेस पेयर का पता लगाने में ही 3 यूएस डॉलर लग रहे हैं। तो जब इतनों का पता लगाएंगे तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? इतनों का पता लगाने में 9 बिलियन यूएस डॉलर लगेंगे। अब ऐसा कोई छोटी-मोटी बात तो है नहीं, 9 बिलियन यूएस डॉलर, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, है ना? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम, जैसे-तैसे पैसे का इंतज़ाम हो गया और मान लीजिए सीक्वेंस आ भी गई, तो अब इस सीक्वेंस को लिखोगे कहाँ? ऐसे लिखेंगे टी, सी, जी, ए ऐसे करके लिखने लगूँ? और अगर मैं ऐसे लिखने लगूँ, तो मैं एक पेज पे, एक पेज है मेरा, इस पे अगर मैं ATCG करके 1000 लेटर्स लिखूँ, 1000 लेटर, तो ऐसे पेजों वाली मुझे एक बुक में ऐसे 1000 पेज चाहिए। मतलब कितनी मोटी बुक हो जाएगी? आप सोचो 1000 पेज की बुक कितनी मोटी होगी, और हर अक्षर, हर पेज पे इतने सारे लेटर्स होंगे, और इतनी ऐसी बुक्स कितनी चाहिए? ऐसी बुक्स मुझे 3300 बुक्स चाहिए, 3300 बुक्स। I want 3300 books, each book having 1000 pages and each page having 1000 letters. आप सोचो इतनी बुक्स, 3300 बुक्स आप रखो जरा अपने रूम में, आप सोच के देखो 3300 किताबें कितने बड़े एरिया में आएंगी। बुक रखना बड़ी बात नहीं है, पर अब उस बुक से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए,
आप जो पेज खोलोगे आपको तो ATGC ऐसा ही कुछ नज़र आएगा बस सब जगह, क्योंकि लिखा ही वो है। तो क्या वो इन्फॉर्मेशन हम यूज़फुल हो पाएगी हमारे लिए? नहीं हो पाएगी। तो दूसरी प्रॉब्लम जो पहली प्रॉब्लम थी पैसा, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम थी स्टोरेज की, हाउ टू स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अगली बात सुनिए, अगली बात थी कि हमें ज़रूरत पड़ी थी कंप्यूटर्स की, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए, इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी, जो पहले नहीं था। हाँ, इस टाइम पर तो अच्छे कंप्यूटर्स आ गए थे, इसीलिए हम लोगों ने कंप्यूटर्स का यूज़ लिया। एंड बच्चों ऑफ कोर्स इसके लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड साइंटिस्ट की ज़रूरत थी, हमें बहुत सारी एडवांस्ड टेक्निक्स की ज़रूरत एडवांस टेक्निक्स की ज़रूरत थी, ठीक है? तो these were the problems associated with this project. That's why we are calling it as a mega project. Amount, then information storage and the advanced techniques and the scientists which were required. Okay? चलो अब तीसरी बात पे आते हैं। तो चलो जब इस प्रोजेक्ट को शुरू करना सोचा, मान लो ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने सोचा कि चलो अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले कुछ एम होना चाहिए दिमाग में। तो हमने क्या एम लेके रखा था? सो व्हाट वर द एम कहें या गोल्स कहें, ये गोल्स या एम, ठीक है? क्या गोल थे या क्या हमारा एम था? सबसे पहला एम था, यही जो मैंने आपको बोला जो भी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का पता लगाना। तो पहला जो एम था आपका वो था टू डिटरमाइन द सीक्वेंस, सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, टू डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करना हमारा एम था। कितने सीक्वेंस? करीब ये मैंने आपको बताया था 3 into 10 की पावर 9 यानी करीब 3 बिलियन बेस पेयर का पता लगाओ। पहला एम था ये। दूसरा एम क्या था? बच्चों हमारा दूसरा एम था कि हमने कहा था हमारे डीएनए में करीब 20-25 हज़ार जीन तो होंगे। तो हमें आइडेंटिफाई करने थे जीन, आइडेंटिफाई जीन। अब ना तुम लोग बड़े उल्टे-पुल्टे काम करते हो। तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और तुम आंसर क्या करते हो? तो थोड़ा ध्यान दिया करो, क्या पूछ क्या रहे हैं? अगर गोल्स या एम पूछे तो ये बताना है, ठीक है? सीक्वेंस पता लगानी, जीन आइडेंटिफाई करने कितने भी हैं 20 या 25 हज़ार जितने भी जीन हैं, उन सारे जीन का पता लगाना। और और क्या एम था हमारा इसका? तो बच्चों इसका नेक्स्ट एम था कि इन्फो को स्टोर करना पड़ेगा। इन्फो को क्या करना पड़ेगा? स्टोर। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। फिर चौथी बात, स्टोर करने के बाद ऐसे टूल्स भी तो होने चाहिए कि उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे तो वो एनालाइज़ कर सकें। तो टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा को निकालने के लिए, डाटा को एनालाइज़ करने के लिए हमें टूल्स चाहिए, राइट? पाँचवीं चीज़, अब आप ये बताओ सोचो जो ये डिपार्टमेंट ये कर रहा था वो इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने पास छुपा के रख ले, फिर फ़ायदा क्या हुआ इसका? इन्फॉर्मेशन निकाली क्यों है? इन्फॉर्मेशन इसीलिए निकाली है कि भाई सभी साइंटिस्ट ये इनको ध्यान दो, ह्यूमन के डीएनए ऐसा-ऐसा है, उसपे ये जीन है, ये सीक्वेंस है। कोई भी बीमारी के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में जब भी स्टडी करनी है तो इसका यूज़ ले सकें। सो इस इन्फो को ट्रांसफ़र करना। तो नेक्स्ट एम था टू ट्रांसफ़र इन्फो टू अदर सेक्टर्स, जितने भी दूसरे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, रिसर्च है, उन सब में पहुँचाना। और छठा एम था, बच्चों जब भी कुछ अच्छा करते हैं ना, तो लोग उसके अगेंस्ट भी खड़े होते हैं। तो ईएलएसआई यानी एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़। तो कह रहे हैं कि जब हम ह्यूमन का डीएनए निकालेंगे, ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएँगे। कि आप गलत कर रहे हो, भगवान ने बनाया है जैसा बनाया है, जो भी सीक्वेंस दी है भगवान ने दी है, हम कौन होते हैं उनसे छेड़छाड़ करने वाले? तो उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, है ना? तो कहते हैं ये जो इश्यूज़ हुए ना ये इश्यूज़,
इनको हमें एड्रेस करना है, ये नहीं इनको धमका के रखना है, इनको प्यार से समझाना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, उनको मनाना है। इज इट क्लियर? तो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, वी हैव we have studied that the Human Genome Project was initiated in 1990 and was completed in 2003. So it is a 13-year project which was held by US Department of Energy and National Institute of Health, right? Many other countries also took participation into it. It is called a mega project, but because it requires a large amount of money, that is 9 billion US dollar. Okay? Then we would say the storage, the information storage is very difficult, as if we use books. We need 3,300 books having 1,000 pages, each page having 1,000 letters. And we need computer scientists in various advanced techniques. So to fulfill this, it takes a lot of time. So when they started this project, what was the aim in their mind? Their aim was to determine the sequence of nucleotide. ये जो भी complete sequence है ना, to determine all this complete sequence. Next, to identify all the genes which are present in human DNA. ठीक है? Next is to store the information. Next is to develop tools for data analysis so that we can easily analyze the information and to transfer this information to the other sectors. And we also need to address some ethical, legal, and the social issues which was put against it. Okay? So, any doubt till now? यश, तनु, सान्या, सानिल, नूरान, दीक्षा, पुष्पम। मेरे बोलने के बाद बच्चे जैसे जैसे मैंने नाम लेने स्टार्ट किए हैं, आप लोगों ने वीडियोस ऑन करनी स्टार्ट की एंड यू टुक अ लॉट ऑफ मैम टाइम। मैम मैम स्टार्टिंग से मेरी ऑन वीडियो है ऑन है। वीडियो। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, एक तो ना बच्चों मैम टाइम पर उस कनेक्ट टाइम से हुआ करो, आप लोग बहुत लेट कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आप मैम लोग स्टार्टिंग में आ गया था मैं तो। तो स्टडी करते हैं मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी यानी कि मेथड, किस तरीके से हम इतनी बड़ी ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंस को पता लगा सकते हैं। तो बच्चे देयर आर टू वेज। पहला तरीका है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है, पहला तरीका है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। ओके, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अरे शाहिद नहीं है आज, कमाल हो गया। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स यानी ईएसटीज। ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। बच्चों इसका मीनिंग समझो। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब आप लोग ये डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, हालांकि आप पढ़ भी चुके हैं पहले 2 बार, तो आपको आइडिया होना चाहिए दैट आवर डीएनए इज वेरी लार्ज सीक्वेंस। बहुत बड़ा है ना। बट आपको याद हो तो जब आरएनए बनता है तो इसके प्रमोटर से सिर्फ टर्मिनेटर तक बनता है, और उस प्रमोटर से टर्मिनेटर तक बन जाएगा। मान लो इतना हमारा आरएनए बना। बट ये आरएनए भी रेडी नहीं, अभी स्प्लाइसिंग वगैरह होके थोड़ा हिस्सा और निकल जाएगा। तो इतना सा आरएनए बनता है, इतना बड़ा डीएनए। आरएनए तो बहुत कम है। और जब इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो भी सिर्फ स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन के बीच बनेगा। यानी इस आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो भी ये आरएनए ज्यादा बड़ी सीक्वेंस है, इससे भी कम सीक्वेंस से बनने वाला है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट बच्चों क्या कहता है? ये कहता है आरएनए में, चलो प्रोटीन लेवल तक तो हम नहीं जाएंगे, बट आरएनए में जितना भी है उसके सीक्वेंस पता लगा लो तुम। ये बाकी डीएनए की एक्स्ट्रा फालतू की जो भी सीक्वेंस है उसका पता लगा के करोगे भी क्या? भाई हमारी बात क्या है, हम क्यों पता लगाना चाहते हैं? क्योंकि हम कहते हैं डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और जैसा आरएनए से प्रोटीन बनता है उसी हिसाब से एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो हमें वही करना है। हमें क्या करना है? हमें इस आरएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। व्हाई टू आइडेंटिफाई द होल डीएनए? लेट अस आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ आरएनए व्हिच विल गेट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन।
So that's why we are calling it express sequence text. ठीक है? To identify the gene which are expressed as RNA. RNA में जो expression है वो ले लो बस. समझ आ गया? अच्छा. एक आयुष दीक्षा. Ma'am, please allow her to rename. Ayush is Diksha Singh. और अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, एक बच्चे ने ज्वाइन किया था और अब वो बच्चा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहीं. चलिए फिर देखते हूँ. नेक्स्ट वन, अनदर मेथड. ये समझ आ गया सभी को? दिस मेथड मीन्स डोंट सीक्वेंस द होल डीएनए, just sequence that data which is expressed as RNA. Okay. Next कहता है sequence annotation. Sequence annotation. Now what is sequence annotation? कहता है ऐसे करो, पूरे डीएनए की सीक्वेंस करो, पूरे डीएनए की, और पूरे डीएनए के सीक्वेंस करके हर किसी का काम आइडेंटिफाई करो. समझे? ईएसटी क्या कहता था? सिर्फ उतने डीएनए की सीक्वेंस निकालो जो आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है. सीक्वेंस एनोटेशन कहता है पूरे डीएनए की सीक्वेंस निकालो और फिर हर रीजन का फंक्शन चेक करो. ठीक है? तो बच्चों क्या किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वालों ने? उन्होंने ये सेकंड वाले मेथड को फॉलो किया. उन्होंने कहा हम सीक्वेंस एनोटेशन करते हैं. तो कैसे की उन्होंने सीक्वेंस एनोटेशन, ये बताना चाहूंगी अब मैं. चलो अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस एनोटेशन. सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले बच्चों सेल होगा हमारे पास, है ना? उस सेल में से हम न्यूक्लियस निकालेंगे, न्यूक्लियस में से हम डीएनए निकालेंगे. निकाल लिया डीएनए. डीएनए की तो सीक्वेंस पता करनी है, डीएनए निकाल लिया. पर ये डीएनए क्या है ना, बहुत बड़ा है. इतने बड़े डीएनए को एक साथ सीक्वेंस करना पॉसिबल नहीं है. तो सेकंड चीज हम कहेंगे, ब्रेक करेंगे डीएनए को. ब्रेक डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स. डीएनए को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे. चलिए आप लोग मुझे बताइए कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को तोड़ने का काम करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. यस, बिल्कुल. और सभी लोगों की आवाज आनी चाहिए थी भाई. आप लोगों ने पेपर भी दिया है, उसमें भी आपने पढ़ा है बायोटेक, बड़े अच्छे से आपको प्रिपेयर कराई थी मैंने. तो ब्रेक डीएनए इनटू फ्रेगमेंट बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. Only restriction endonuclease will break the DNA into fragments. ठीक है? तो ये कर देगा. दिनेश क्या कर रहा है? कॉपी में से पढ़ रहा है? दिनेश क्या कर रहा है? कॉपी. अच्छा, वहां कहाँ देख रहा है? मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ना. सो व्हाट वी डू, हमने पूरा सेल लिया, सेल में से न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस में से डीएनए निकाला और उस डीएनए को टुकड़े 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 में बांट दिया. क्योंकि डीएनए बहुत लंबा था तो हमने इतने लंबे सारे डीएनए के छोटे 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 क्या कर दिए? फ्रेगमेंट्स कर दिए. वी डिड द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. ओके. अब बच्चों इनकी कॉपी चाहिए, हमें सारे फ्रेगमेंट्स की कॉपी चाहिए. ठीक है? तो क्या करें? इन फ्रेगमेंट की कॉपी मिलने के लिए हमें इनको किसी वेक्टर के साथ हमें होस्ट में डालना पड़ेगा ना, वो कॉपी बनाएगा. बट पहले हमें इनको वेक्टर के साथ लगाना पड़ेगा. तो अब हम क्या करेंगे? अटैच डीएनए फ्रेगमेंट्स विथ वेक्टर. वेक्टर के साथ लगा दो. और ध्यान रखेंगे सभी, कौन सा वेक्टर यहाँ यूज करेंगे? बैक वेक्टर या यैक वेक्टर. बैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक का मतलब है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. तो इन दोनों में से जो भी वेक्टर हम चाहें, मतलब इट डिपेंड्स ऑन होस्ट, किस होस्ट में हम डालना चाहते हैं, जिस होस्ट में डालना चाहते हैं उस हिसाब का वेक्टर लगाएंगे. मतलब ये वो वाली बात हो गई जिस तरीके से आप उसमें पढ़ते हो ना बायोटेक में, सेम. ये हमारा वेक्टर था, इसके साथ हमने ये डीएनए लगा दिया हमारा.
लगा दिया, सारे टुकड़ों को ऐसे ही लगा दिया। ऐसे लगाने के बाद अब हम इनको इंसर्ट इनटू होस्ट में डालेंगे। अब होस्ट कौन हो सकता है? कॉपी बनानी है, या तो आप होस्ट में डालो, वेक्टर से लगाओ, होस्ट में डालो। होस्ट कौन हो सकता है? अगर आप बैक यूज करो तो यूज बैक्टीरिया एज अ होस्ट। अगर आप यैक यूज करो यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करो तो यूज ईस्ट एज अ होस्ट। इन दोनों में से किसी भी एक चीज को आप होस्ट की तरह यूज करो, आइदर बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक है। अब बाद में तो और अच्छी टेक्निक यूज हो गई। अब हम करना चाहे तो हम पीसीआर से कॉपीज बना सकते हैं, बट उस टाइम ऐसे किया गया था। फिर हम क्या करेंगे? अब हम हर एक की कॉपी बन गई। अब हम यूज करेंगे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ठीक है। ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर को सेंगर ने डेवलप किया था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम है सेंगर, उसने डेवलप किया था। तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की मदद से हमारे इस डीएनए की सीक्वेंस आ जाएगी और ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के बेस पे डीएनए अरेंज हो जाएगा। जैसे ये टुकड़ा, यहाँ की सीक्वेंस इसके साथ मिलती है तो फिर ये टुकड़ा, इसकी सीक्वेंस जिससे भी मैच करती होगी फिर वो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, सारे टुकड़े ऐसे अरेंज करेंगे तो हमारे पास पूरी सीक्वेंस आ जाएगी। शुरू से शुरू करते हैं। देखो, सेल लिया, सेल में से न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस में से डीएनए निकाला, डीएनए को टुकड़ों में काट लिया। क्यों काटा? क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है तो एक साथ सीक्वेंस करना मुश्किल है, इसीलिए हमने सारे डीएनए को टुकड़ों में काट लिया। ठीक है। डीएनए को टुकड़ों में काटने के बाद हमने उसको वेक्टर के साथ अटैच किया और फिर हमने उसको इसमें होस्ट के अंदर डाल दिया। होस्ट में डालने के बाद हमारी कॉपीज बन गई। अब उसे हमें ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की मदद से उसकी सीक्वेंस पता लगाई एंड उसको ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के बेस पे अरेंज कर दिया। ठीक है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से सीक्वेंस पता लगाना और अरेंज करना, अरेंज ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स, अरेंज ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के बेस पे हम अरेंज कर देंगे। सभी को समझ आ गया? सो दिस इज द मेथड। कौन सा तरीका है ये? इसे सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। बाकी एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट का मेथड भी होता है जिसको यूज किया जा सकता है। एनी डाउट टिल नाउ? मेथोडोलॉजी में किसी को डाउट है? मैम इसके Sure? स्टेप्स दोबारा बता दो एक बार। तानिया, जितना आपको पता है पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 2 बार बताए। अब जहां तक आप करेक्ट हो उसके आगे मैं बताऊंगी। आप बोलो, आपको कितना पता है? I won't show you the steps. Tell me what you know, then I will correct you. मैम फर्स्ट स्टेप आइसोलेटिंग ऑफ डीएनए था। मैम हम्म डीएनए से फिर मैम वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है। हम्म ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ठीक है। और फिर मैम फिर क्लोनिंग वेक्टर्स था शायद। वेक्टर, बिल्कुल वेक्टर के साथ अटैच करेंगे। कौन से वेक्टर? कौन सा वेक्टर यूज करते हैं हम यहाँ पर? मैम पीसीआर था शायद। पीसीआर कब से वेक्टर होने लग गया सानिया? या तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल मैम क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम था। ये तो मैंने बोल ही दिया। और दूसरा? एंड वाईएसी, वाईएसी यीस्ट आर्टिफिशियल। और फिर? मैम फिर क्लोनिंग। पढ़ पढ़ के नहीं बताना मैम सानिया, क्लोनिंग होगा फ्रेगमेंट्स का होस्ट में। पढ़ पढ़ के बता रही है तू तो। पढ़ पढ़ के क्यों बता रहे हो? सीखो इसको। सेल मैम से बस इतना डीएनए ही बताया निकाला, था 2-3 बार। डीएनए को टुकड़ों में काटा,
टुकड़ों में काट के वेक्टर के साथ अटैच कर दिया, वेक्टर के साथ अटैच करके अब उसको होस्ट में डाल दिया, राइट। भाई बैक यूज किया है तो बैक्टीरिया में डाल दो, यैक यूज करा है तो ईस्ट में डाल दो, और फिर उसकी बन जाएंगी कॉपीज। फिर ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से उसकी सीक्वेंस पता लगा के हम उसको ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के बेस पे अरेंज कर देंगे। हाँ जी सान्या, क्या करना है कॉपीज यस बनाने मैम। के बाद? कॉपीज बनाने के बाद क्या करेंगे? मैम उसे होस्ट में डालेंगे, फिर होस्ट होस्ट में डल गई, कॉपीज बन गई। अब क्या करेंगे? सान्या अब क्या करेंगे? हालांकि कह दिया गया 2003 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, बट असल में ये प्रोजेक्ट 2006 में पूरा हुआ, जिसमें फर्स्ट क्रोमोसोम, जो कि काफी बड़ा क्रोमोसोम है, उसकी सीक्वेंस का पता लगाया गया 2006 में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कौन से क्रोमोसोम की सीक्वेंस लास्ट में पता की गई? ईयर भी पूछ सकते थे, याद रखो फर्स्ट क्रोमोसोम की सीक्वेंस सबसे आखिरी में पता की गई। तो बड़ी मेहनत हुई, बड़ा पैसा लगा, 9 बिलियन यूएस डॉलर मायने रखता है ना। इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या इंफॉर्मेशन मिली, यानी फीचर्स। फीचर्स और गोल्स में डिफरेंस ध्यान रखा करो। क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली? सबसे पहली बात, हमें पता लगा 3164.7 मिलियन। अभी तक अप्रोक्स कहते थे ना 3 मिलियन, अभी एग्जैक्ट बता रहे हैं 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर देयर, इतने बेसेस हैं। दूसरी बात, जीन कितने हैं? टोटल 30,000 जीन है, 20-25 हम कह रहे थे, पर टोटल जीन कितने हैं? 30,000 जीन है। उसके बाद जो जीन है हमारे, वो कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने सीक्वेंस के जीन होते हैं? तो कह रहे हैं एवरेज जीन साइज, किसी भी जीन का जो एवरेज साइज होता है वो कितना होता है? वो होता है करीब 3,000 बेसेस। 3,000 बेसेस होता है एवरेज जीन का साइज, ठीक है। जिसमें बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो सबसे बड़ा जीन, लार्जेस्ट जीन, जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, जिसमें only 2.4 million bases are there, 2.4 million bases, ठीक है। दूसरी चीज, सब सबसे छोटा जीन, स्मॉलेस्ट जीन। स्मॉलेस्ट जीन की बात करूं तो सबसे छोटा जो जीन है आपका, वो यहाँ पर नहीं दे रखा है इसमें, बट मैं वैसे बता देती हूँ, दैट इज TDF, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। बहुत छोटा होता है ये, तो सिर्फ 14 बेस पेयर का होता है। सोचो कहाँ ये 14 बेस पेयर का इतना छोटा, और कहाँ वो 2.4 मिलियन बेसिस का एक लौता जीन। 3 पॉइंट याद हो गए सबको? 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। यहाँ पे डाटा का फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं चलेगा, सेम याद रखना है। जीन कितने? 30,000। एक जीन का साइज करीब 3,000 बेसिस का। लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन, जिसका 2.4 मिलियन बेसिस। स्मॉलेस्ट जीन कोई पूछेगा नहीं, नॉलेज के लिए वैसे आपको बता दिया। देन 50% जो जीन है ना, उनका फंक्शन अभी तक नहीं पता, नॉट नोन। 50% जीन का फंक्शन अभी तक हमें नहीं पता, ठीक है। सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम? बड़ा जीन अलग चीज है, ज्यादा जीन अलग चीज है। सबसे बड़ा जीन, सबसे ज्यादा जीन, मैक्सिमम जीन, ये होते हैं फर्स्ट क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 1। बड़ा है ना, वो लास्ट में सीक्वेंस हुआ था 2968, तो उस पे जीन भी बहुत सारे, इसीलिए उसको टाइम लगा सीक्वेंस होने में। जबकि फ्यूएस्ट जीन, सबसे कम जीन कौन से पे है? वाई क्रोमोसोम पे, 231 जीन ओनली। तो हमने अभी तक वही जीन के बारे में ज्यादा बात बता रही हूँ पहले तुम्हें, इसी सीक्वेंस में याद कर लो, आसान रहेगा। इतने बेसिस, 30,000 जीन,
30,000 में से एक जीरो हटा दो, 3,000 बेस पेयर नॉर्मल साइज और सबसे बड़ा 2.4 मिलियन। 50% जीन के फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे है 2968, सबसे कम जीन वाई क्रोमोसोम पे तो 231। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और आपको मैं बताऊं, अगर हम पूरे के पूरे डीएनए से देखें, मैंने कहा डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, तो आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे जीनोम का यानी पूरे डीएनए का 2% से भी कम पार्ट कोड करता है प्रोटीन के लिए। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन।